हेलो स्टूडेंट्स, आइए जो स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। और आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग सेल पोटेंशियल। अब क्या है कि पिछले वीडियो लेक्चर में जो है हमने बात किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उससे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। लेकिन इसके अलावा जो है एक चीज़ अभी भी बाकी है, और वो ये है कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। तो इन पे जो है हमें पर्टिकुलरली आज डिस्कशन करना है। तो हमारे डिस्कशन का आज जो है बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या सेल पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। तो इन्हीं को हमें डिस्कशन करना है। अब जब हम इन पर्टिकुलर चीज़ों की बात करते हैं तो थोड़ा जो है इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाके फ्लैशबैक में थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। और वर्कआउट हमको क्या करना है कि हमें ये पता है कि डेल्टा जी का एक्सप्रेशन जो कि ऑलरेडी हम कई जगह लिख चुके हैं कि डेल्टा जी जो है बराबर होता है किसके, एन एफ ई के। ये चीज़ हमको पता है कि डेल्टा जी जो है माइनस एन एफ ई के बराबर होता है, जिसमें एन क्या होता है ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि रेडॉक्स में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसके पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। और एफ फेराडे कांस्टेंट होता है। अब क्या है कि ये तो जनरल सिचुएशन का है हमारा। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो हम लिखते हैं कि डेल्टा जी नॉट जो है बराबर होता है किसके, माइनस एन एफ ई नॉट के। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात हो जाती है। अब देखिए इससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी रिलेशन आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, और उसी जो है रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इक्विलिब्रियम में, या इनफैक्ट हम लिखेंगे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, हम ये जानते हैं कि डेल्टा जी जो है बराबर होता है किसके, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के। ये एक्सप्रेशन आपको देख के कुछ याद आ रहा है? डेफिनेटली जो है ये एक्सप्रेशन जो है हमने किस में पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें तो ये हमारी फ्री एनर्जी है जनरल सिचुएशन की, ये फ्री एनर्जी है किसकी, स्टैंडर्ड सिचुएशन की। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और अगर क्यू की बात करें तो क्यू है रिएक्शन क्यूसेंट। अब रिएक्शन क्यूसेंट सुन के कुछ याद आ रहा है कि क्या होता था इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब? अगर नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं अभी कि क्या इसका मीनिंग है। तो रिएक्शन क्यूसेंट की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के बेसिस पे इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो प्रेशर का यूज करते हैं, और अगर हम बात करें किसी लिक्विड सब्सटेंस की या किसी को डिसॉल्व करके हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो मोलरिटी जनरली हमारा जो है यूज किया जाता था। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रेडॉक्स रिएक्शन है कि फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन में हम लिख रहे हैं ए प्लस बी वी इट इज कन्वर्टिंग इनटू सी सी प्लस डी डी। अब यहाँ पे इसका Q अगर हम डिफाइन करेंगे तो Q क्या होगा, आपको याद है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो है हम Q को क्या लिखते थे, तो हम Q को लिखेंगे C की पावर C D की पावर D, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर D डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर B। तो ये हमारा Q का वैल्यू होता है। अब क्लियर कट आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो है Q जो है किससे रिलेटेड है, कॉन्सेंट्रेशन से। और इसको जो हम प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं जब हम गैसेस की बात करेंगे। अब इस एक्सप्रेशंस को अगर हम थोड़ा सा ठीक है दोबारा से रिफॉर्म करके लिखें, और रिफॉर्म ऐसे करेंगे कि हम इन एक्सप्रेशंस का यूज करें। मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये थर्ड है। तो इन तीनों को जो है ठीक है कोरिलेट करके हम क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब करना क्या है, तो करना यह कि डेल्टा जी की वैल्यू रखनी है माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू रखनी है माइनस एन एफ ई नॉट। अब इसको अगर हम रख देंगे तो हो जाएगा माइनस एन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्लियर है? अब देखिए अब इसमें क्या करना है कि हम इसको पूरी एक्सप्रेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ, तो अगर हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब ध्यान से देखिए कि हमने जो है पोटेंशियल को निकालने के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव की, और ये जो निकालने के लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की है यहाँ पे ये जो E है पोटेंशियल, ये किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। Q की अगर हम बात करते हैं तो Q जो है किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे और प्रेशर पे। तो क्लियर कट हो गया कि जो पोटेंशियल है इस एक्सप्रेशन के आधार पे जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो तीन फैक्टर तो यहाँ से हमको डायरेक्टली क्लियर हो गए।
और कौन कौन से 3 फैक्टर क्लियर हो गए? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी तो हमने इस बात को समझा था कि यार नेचर का भी जो है रोल होता है। नेचर का रोल होता है, इट मीन्स कि अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कोई कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन चीजों पे जो है टोटली डिपेंड करता है कौन? हमारा पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा तो डेफिनेटली सेल पोटेंशियल्स भी डिपेंड करेंगे। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे ये पर्टिकुलर पोटेंशियल डिपेंड करेंगे, तो अब उनको हम जो है ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्योंकि लगभग सब कुछ तो क्लियर हो चुका है। तो आइए जो है उसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ऑर्डर में लिखने पे जो है हमको क्या मिल रहा है? तो हमको ये पता चला है कि टोटली जो है हमें 4 फैक्टर अभी नजर आ रहे हैं। उन 4 फैक्टर में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। अब देखिए, सबसे पहला तो हमें उस एक्सप्रेशन से क्लियर हो गया कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो। दूसरा, क्यू से हमको ये पता चल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर का रोल है, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी की बात कर रहे हैं हम। और इसी के साथ साथ जो तीसरी चीज हो गई वो हो गया प्रेशर, जो कि गैसेज में मेनली अपना रोल प्ले करेगा। अब जो फोर्थ वन है वो हमने बात किया, वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि भाई किसका जो है इलेक्ट्रॉन लेने और देने का टेंडेंसी कितना ज़्यादा है, कम है, इस पे डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस को जो है हम चौथे फैक्टर के रूप में लिख रहे हैं। तो ये हमारा फैक्टर क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद हम 1 to 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे, और 1 to 1 एक्सप्लेन करने का मतलब है कि इन चीज़ों को जो है हम आगे जो है एक्सप्लेन करके कोरिलेट करेंगे। जब आगे हम स्टडी करेंगे नर्स इक्वेशन वगैरह, तो उसमें जो है आपको इसमें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब क्या है कि इससे पहले, नर्स इक्वेशन से पहले हमको डिस्कशन करना है कि ये जो हमारे सेल पोटेंशियल है, हम थर्मोडायनेमिक्स से इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे फंक्शन है, डेल्टा जी है, डेल्टा एस है, डेल्टा एच है। अब उनको कैसे निकालेंगे किसी रेडॉक्स रिएक्शन में, और कैसे जो है सेल पोटेंशियल गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो, तो उन थर्मोडायनेमिक फंक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या कोई तरीका है जिससे उनको निकाला जा सकता है? तो डेफिनेटली तरीके हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं अभी, कि क्या क्या जो है तरीके जो है हो सकते हैं। तो ये तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशंस को लेके, कि थर्मोडायनेमिक जो है क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। अब जो है इसमें अगर हम बात करेंगे तो फोकस करिए थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स से, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये पता है कि फर्स्ट लॉ से हम कई सारी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट लॉ से हम एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? तो फर्स्ट लॉ से हम लिखते हैं कि फॉर स्मॉल चेंज कि स्मॉल चेंज के लिए हम लिखते हैं कि डी यू जो है बराबर होता है किसके? डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के। अब देखिए, स्मॉल वर्क डन को जो है केमिस्ट्री में जो है अगर हम निकालेंगे तो डी डब्ल्यू को जो है हम क्या लिख सकते हैं? माइनस पी डी वी। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है अगर हम इसको फिर से रिराइट करके लिखें तो डी यू बराबर हो जाएगा डी क्यू माइनस पी डी वी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है हम एंथैल्पी को भी कोरिलेट करते हैं। एंथैल्पी को जो है हम क्या करते हैं कि फॉर स्मॉल चेंज, सब कुछ स्मॉल चेंज के लिए लिखेंगे, तो डी एच बराबर हो जाता है डी यू प्लस पी डी वी प्लस बी डी पी। अब जो है इनको थोड़ा सा नंबर दे लेते हैं, क्योंकि नंबर से इनको समझना आसान है। कि मान लो ये हमारी एक्सप्रेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब हम डी यू का जो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, अगर इसमें हम पुट कर दें तो उससे क्या मिलेगा? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड की जब हम बात करते हैं तो डी एच जो है बराबर हो जाएगा डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस बी डी पी। अब देखिए क्लियर कट है कि यहां से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि डी एच जो है बराबर हो गया किसके? डी क्यू
प्लस BDP। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा जो है हम मान लेते हैं कि थर्ड रिलेशन है, क्योंकि सेकंड तक हम लिख चुके हैं। अब सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ पे थोड़ा फोकस करिए कि सेकंड लॉ में जब हम स्मॉल चेंज की बात करते हैं एंट्रोपी की, तो स्मॉल चेंज की जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि यार ds जो है बराबर होता है किसके? dq/t के। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि dq जो है बराबर हो जाएगा किसके? TDS के। अगर dq TDS के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्थ मान लेते हैं। अब देखिए हम थर्ड और फोर्थ को मिला के क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम लिखेंगे कि DH जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है, DQ की वैल्यू पुट कर देंगे तो TDS प्लस BDP। क्लियर है? अब सेकंड लॉ में एक और कोरिलेशन है, वो किसको लेके? G को लेके। तो स्मॉल चेंज के लिए अगर हम लिखेंगे तो DG जो है बराबर हो जाता है DH माइनस TDS माइनस SDT। ये एक कोरिलेशन आ जाता है, और इसको हम जो है इसको फिफ्थ मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सिक्स्थ। अब देखिए इससे हमको बेनिफिट क्या होने वाला है कि अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ को कोरिलेट करेंगे तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ हम DH की वैल्यू ये जो है इसमें पुट कर देते हैं, तो DG क्या हो जाएगा? तो DG हो जाएगा TDS प्लस BDP माइनस TDS माइनस SDT। अब देखिए सिंप्लीफाई करिए तो TDS से TDS कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली जो है आपको क्या मिला? आपको मिला कि DG जो है बराबर हो गया किसके? DG बराबर हो गया BDP माइनस SDT। ये एक रिलेशन निकल के आया, और यानी ये जो रिलेशन है इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन क्या है कि जैसे मैंने बताया भी था कि अगर हम किसी चीज़ को लिखेंगे तो लॉजिक जरूर बताएंगे हम लिख क्यों रहे हैं, तो इसलिए जो है मैंने इतना जो है डेरिवेशन आपके लिए किया है। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स से बिलोंग करता है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर रिलेशन का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि रिलेशन कहाँ से आया, तो हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का यूज करके इसको ड्राइव किया है। अब जो है देखिए कि इसका हम यूज क्या करने वाले हैं, तो यूज हम ऐसे करने वाले हैं कि हमने जो है अभी अभी डेल्टा जी का कोरिलेशन समझा है, और डेल्टा जी का कोरिलेशन हमने ये समझा है कि डेल्टा जी जो है बराबर होता है किसके? तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NFE के। आपको ये पता है? अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर जो है ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे D ऑफ डेल्टा जी बाई dt, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये जो है बराबर हो जाएगा माइनस NFD/dt। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म जो है नया निकल के आ गया, और ये जो नया टर्म है एक्चुअली में क्या है? d/dt है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट टेम्परेचर, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट टेम्परेचर एक तरीके से हमें दिख रहा है। अब इस पर्टिकुलर रेशियो को हम एक नया नाम दे रहे हैं, ये या इन अदर वे हम बोलें कि किस नाम से जाना जाता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है एक्चुअल में। तो क्लियर कट दिख रहा है कि d/dt का जो रेशियो है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको जो है हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल रहे हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है इसको जनरल वे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो जनरल वे में हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, इफ E2 इज पोटेंशियल एट T2 एंड E1 इज पोटेंशियल एट T1, अगर हमको ये दिया हुआ है तो इसके बेसिस पे अगर हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट d/dt जो है कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन करेंगे, ये बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस T2 माइनस T1, और ऊपर जो है दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस। क्लियर कट दिख रहा है? तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब ध्यान से देखिए यूनिट क्या होगी, तो ऊपर वोल्टेज है, नीचे टेम्परेचर है। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में क्या है? सेम ही आता है। तो हम जो है यूनिट जब लिखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर केल्विन भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों ही ठीक है, दोनों ही जो है हमारा काम करेंगी। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट को
कैसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमको टेम्परेचर दिए हो, पोटेंशियल दिए हो तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब ये क्लियर हो गया। अब इसको ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। अब करना क्या है हमको कि हमने जो अभी अभी आपके लिए एक रिलेशन ड्राइव किया था ये वाला, इसी को थोड़ा सा जो है हम चेंज करेंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे ही कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ध्यान दीजिए कि इस एक्सप्रेशन में क्या चेंजेज आएंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर है तो डेफिनेटली dp जो है बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के। तो dp अगर जीरो हो जाएगा तो कर दो जीरो, तो हो जाएगा dg इक्वल्स हो जाएगा माइनस एस डी टी। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा हो गया तो dt को इधर ले आते हैं, तो dg बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट विल बी इक्वल्स टू माइनस एस। क्लियर है? अब देखिए इससे अगला जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, स्मॉल डिफरेंशिएशन नहीं, बड़ा डिफरेंशिएशन करते हैं फॉर लार्ज स्टेप। तो डेल्टा ऑफ डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस। इस तरीके की एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब यहां से एक और अच्छा पॉइंट निकल के आता है, वो क्या? क्योंकि जो g है या डेल्टा g है ये एक स्टेट फंक्शन है। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा ऑपरेशन पहले लगा रहे हैं कौन सा बाद में लगा रहे हैं। मतलब ये कि आप डेल्टा चाहे अंदर कर दो, चाहे d को बाहर कर दो, चाहे आप छोटा डिफरेंशिएशन पहले लो, चाहे आप बड़ा डिफरेंशिएशन पहले लो, इसका कोई मतलब नहीं है। स्टेट फंक्शन में आप आसानी से इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो अगर इनको एक्सचेंज करके लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं d ऑफ डेल्टा जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस। अब मान लेते हैं कि ये नई सिचुएशन में हमने एक्सप्रेशन इसको सेकंड मान रखा है और इसको एक्सप्रेशन फर्स्ट मान रखा है। अब इन दोनों को देख के आपको कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो दोनों में कॉमन हो। तो ध्यान से देखिए ये वाला टर्म जो है दोनों में क्या है, सेम है। तो अगर दोनों में सेम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कि फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू माइनस एन एफ डी वाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एंट्रोपी का जो चेंज आएगा किसी भी पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए वो बराबर हो जाएगा एन एफ डी वाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब देखिए बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आया। ये रिलेशन हमको बहुत काम आने वाला है कि डेल्टा एस जो है बराबर होगा किसके, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के। अब हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, तो आसानी से हम उस सेल रिएक्शन का जो है क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एस निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने डेल्टा एस निकालना सीख लिया, डेल्टा जी पहले से ही निकालना जानते हैं। बस एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और बचा है, वो क्या है, डेल्टा एच, कि हम डेल्टा एच कैसे निकालेंगे। अब उसको निकालने के लिए जो जो हमने रिलेशन यहाँ ड्राइव किए हैं उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी का हम यूज करेंगे। मतलब डेल्टा एस की वैल्यू याद रखिएगा और डेल्टा जी का वैल्यू याद रखिएगा। अब इसमें हम ये जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से कि डेल्टा जी को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। याद आ रहा है कुछ इसको देख के? ऐसे ही तो लिखते थे थर्मोडायनेमिक्स में। तो अगर ऐसे लिखते थे तो इसका मतलब डेल्टा एच जो है बराबर हो जाएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। क्लियर है? किस तरीके से लिखा जा सकता है? अब देखो डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई, डेल्टा एस की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें मिल गई है, सारी पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एच जो है बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ ई प्लस टी इंटू एन एफ डी वाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और एंथैल्पी को कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ही मेजर करते थे। अब जो है सब कुछ हमारे सामने है, तो इसमें जो है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके जब लिखेंगे, एन एफ को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टी इंटू डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस ई। ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया किसको निकालने के लिए, डेल्टा एच को। अब देखिए सब कुछ आपके सामने, डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, तो सब कुछ तो हमारे सामने। और हमने बहुत सारे रिलेशन सीखे हैं इस पर्टिकुलर जो है सेक्शन में,
और ये सारे रिलेशन जो है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये नीट में या मेंस में पूछे नहीं जा सकते, डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो इसको जो है हम ध्यान रखेंगे। अब क्या है, रिलेशन तो डेवलप कर लिए, अब जो है थोड़ा क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि इन रिलेशंस को यूज कैसे करते हैं। तो इसको अब हटा देते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आइए जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें जो है आपको गिवन है कि हमारा जो है एक सेल है, ये पर्टिकुलर सेल, इसका 25 डिग्री सेल्सियस पे पोटेंशियल गिवन है, फिर जो है 35 डिग्री सेल्सियस पे पोटेंशियल गिवन है, और हमसे जो है 3 चीजें पूछी जा रही है जो अभी जो हमने रिलेशन डेवलप किए थे उन्हीं पर्टिकुलर रिलेशंस का यूज करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। अब क्या है कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। अब देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है क्योंकि हम ऑलरेडी रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं। तो जब हम सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमें पता है कि डी/dt जो है क्या होता है, तो डी/dt जो है जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बराबर होता है E2 - E1 डिवाइडेड बाई T2 - T1। इसके बेसिस पे अगर आप लिखोगे तो 0.26 - 0.25 और डिवाइड करना है हमको किससे, 35 - 25। क्लियर है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 10। इट मीन्स ये जो है 10⁻³ आ जाएगा। यूनिट वोल्ट पर केल्विन भी ले सकते हैं, वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब पहला देखिए पार्ट कितनी सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो जब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है चेंज इन एंट्रोपी। तो ध्यान दीजिए कि चेंज इन एंट्रोपी का जो है हमने क्या रिलेशन डेवलप किया था। तो हमने बोला था कि डेल्टा एस बराबर होता है NF d/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखिए कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर रेडॉक्स में। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब n कितना होगा 2। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू, राउंड ऑफ वैल्यू कितनी होती है 96,500, और डी/dt जो है अभी हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो अगर हम सब कुछ निकाल चुके हैं तो हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा एस जो है बराबर हो जाएगा 2 × 96,500 × 10⁻³ इट मीन्स जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 193 जूल पर केल्विन। क्योंकि हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या आएगी, जूल पर केल्विन। तो ये जो है हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था जिसमें हमने किसको निकाला, डेल्टा एस को। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे तीसरा चीज भी पूछा गया, एंथैल्पी क्या होगी इस पर्टिकुलर सेल की। तो हमने इसका रिलेशन भी डेवलप कर रखा है। तो अगर हम देखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे डेल्टा एच जो है बराबर होता है NF और ब्रैकेट में रहता है क्या, T × d/dt टेम्परेचर कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन रहता है, और -E की वैल्यू रहती है। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस पे हमको ये पूछा गया है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है E कितना गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए कितना गिवन है, 0.25 गिवन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब जो है n की वैल्यू हमें पता है 2 है, फेराडे कांस्टेंट पता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 298 हो जाएगा, और डी/dt हम निकाल चुके हैं। तो सारी वैल्यूज एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं। तो डेल्टा एच जो है बराबर हो जाएगा 2 × 96,500 ब्रैकेट 298 × 10⁻³ और -0.25। अब देखिए इस पर्टिकुलर जो हमारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा अराउंड 9.26 किलो जूल, और ये जो है वैल्यू होगी किसकी, डेल्टा एच की। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि अगर हमको रिलेशन पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो ये तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था जिसको हमने सिंपली बहुत आसानी से कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी क्या है कि डिफरेंशियल फॉर्म है, जैसे आप एडवांस के लिए और तैयारी करना चाहोगे तो कुछ सवाल डिफरेंशियल फॉर्म पे जो है बेस्ड होते हैं जिसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो उस पर जो है आप वर्कआउट कर सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो है अभी भी फैक्टर को लेके हमें और बातें करनी है। इनफैक्ट जो है हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे किसको, नर्स्ट इक्वेशन को, और हम बताएंगे कि बाकी फैक्टर्स का और क्या रोल है और नर्स्ट इक्वेशन जो है किस तरीके से हेल्पफुल है। इनफैक्ट नर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि उससे हम बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में जो हम बात करेंगे इस पे, नर्स्ट इक्वेशन पे।